Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everyone. I'm Sabah Sarfraz, and I would like to thank you all for joining again. I would I would like to thank our course teacher, Ms. Madia Shayan, and the chairperson for this opportunity to host this seminar. The webinar will be about shaping, constructing, and your career and future interest. There are little instructions for the seminar. Please keep your mic shut until you guys are asked to respond, or you can ask your question in the chat box below. Okay. Uh, Now I would like to invite our speaker. We have among us today Mr. Mohammad Atif Rao, the Chief Financial Officer at Sasgar Engineering Works Limited. I hope this webinar will be beneficial for all of us. So now let's hear what the speaker has to trade among us. Assalamu alaikum everybody. I am Mohammad Atif Rao, CFO Sasgar Engineering Works Limited. I am working Sasgar since 2010. I have joined Sasgar as a assistant manager accounts and now promoted to CFO since 2014. आज हम बात करेंगे अपने कैरियर काउंसलिंग के ऊपर थोड़ी सी कि लोग होते हैं या बिजनेस मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शन है जब अगर वो अपनी फील्ड को चेंज करना चाहें या अपनी फील्ड में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं। हमने एक छोटी सी स्लाइड प्रिपेयर की है। असल में हम जो फाइनेंस के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, सुबह 9 बजे ज्वाइन कर लेते हैं और रात 9 बजे हम फिनिश करते हैं, तो थोड़ा सा जितना टाइम मिल सका मैंने उसको प्रिपेयर किया। आपको ये स्लाइड शेयर हो गई। हम सबसे पहले कहते हैं रीस्टेटमेंट योर कैरियर गोल। रीस्टेटमेंट योर कैरियर गोल्स का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं? हम भी लोग ये समझ रहे हैं कि यार हमने एक डिसाइड किया था कैरियर हमारा से कि हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, हमने CFO बनना है, हमने टीचर बनना है, या हमने कोई बिल्डर बनना है, मिनिस्टर है, आर्किटेक्ट, लॉयर, पायलट, या कोई हमने बेस्ट शेफ बनना है। हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा एम और ऑब्जेक्टिव जो है वो CFO बनना है से या इंजीनियर बनना है, कुछ भी हम उस अचीव नहीं कर पाते या हम उस टारगेट तक पहुंच नहीं पाते, तो हमने स्टूडेंट डिसार्ट हो जाते हैं, वो अपने आप को छोड़ देते हैं। समटाइम आप लोगों ने देखा कि FSC या अगर ग्रेजुएशन में उन लोगों के अच्छे नंबर ना आए या मैट्रिक में ना आए तो बच्चा जो होता है वो डिसऑर्डर हो जाता है, उसको कुछ पता नहीं चलता कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, और वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेता है। तो बच्चों सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डिसऑर्डर नहीं होना। सबसे पहले आपने अपना कैरियर जो गोल है ना वो सेट करना है कि मैंने जिंदगी में बनना क्या। अब फॉर एग्जांपल हम उसकी आपकी फील्ड बिजनेस मैनेजमेंट है तो लोग कहते हैं कि मैंने फाइनेंस की तरफ जाना है, बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ जाना है, सॉफ्ट मैनेजमेंट के जो है HR है वो करना है। तो सबसे पहले अगर आपका कोई मसला मसाइल हो गया, आपके गोल जो आपने एक गोल सेट किया था, से मैंने कि कंपनी का CFO बनना है, तो CFO बनने के लिए, लिस्टेड कंपनी का CFO बनने के लिए सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको वो सर्टेन रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि लॉ ने एक चीज़ डिफाइन की है कि जो भी अकाउंटेंट है वो CFO नहीं बन सकता किसी लिस्टेड कंपनी का। उसके लिए कुछ पर्टिकुलर आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी कि तो ही आप उस कंपनी या लिस्टेड कंपनी का CFO बन सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के लिए और जो दूसरी कंपनी है, सोल प्रॉपर्टीशिप होती हैं, डिफरेंट सिंगल मेंबर कंपनीज होती हैं और पब्लिक कंपनीज भी जो होती हैं, उनके CFO बनने में कोई मसला नहीं है। आप अकाउंटेंट हैं तो आप वहाँ पे CFO बन सकते हैं अगर आप में एबिलिटीज है। लेकिन लिस्टेड कंपनी का CFO बनने के लिए आपके अंदर सर्टन एबिलिटीज भी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए और आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। से आपके पास नहीं है, आप CFO बनना चाहते थे, आपके पास आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं कर सके, आप CMA नहीं कर सके, आप पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट नहीं बन सके, सीमा नहीं कर सके, या ACCA जो इंटरनेशनल डिग्री है आप रिकग्नाइज नहीं कर सके किसी भी वजह से, अपनी मसरूफियत की वजह से या किसी भी वजह से आप नहीं कर सकते, तो आपने रिड्यूस अपने आप को डिसहार्ट नहीं करना, यार मैं CFO नहीं बन सका तो मैं कुछ और काम नहीं कर सकता। उसके लिए मैंने कुछ ओवरऑल जो लोग थिंक टैंक्स हैं और जो दुनिया में कैरियर काउंसलिंग करते हैं, उन्होंने 5 चीज़ें डिफाइन की हैं। वो कहते हैं कि आप CFO नहीं बन सके तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर लें। आप कहते हैं यार मैं लिस्टेड कंपनी का CFO नहीं बन सका, ओ ठीक है, इट्स ओके, कोई फायदा नहीं है, तो मैं डिप्टी CFO भी बन सकता हूँ, मैं फाइनेंस मैनेजर भी बन सकता हूँ। तो अपनी एक्सपेक्टेशन को लो करें, अपनी टाइम एंड एनर्जी को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। मीन टू से आप की उम्र फॉर एग्जाम्पल अगर आप CFO बनते बनते आप 28 साल के 29 साल के हो गए हैं
और आप समझते हैं यार नहीं मैंने अभी तक इसी फील्ड के अंदर लेना है, तो उसके लिए आपको तकरीबन 4-5 साल और लग जाएँगे। तो आपने अपना टाइम भी देखना है और अपनी एनर्जी भी देखनी है कि यार मैं 35 ईयर के अंदर जाके किस पोज़ीशन के ऊपर होऊँगा, या मैं किस एबिलिटीज़ होंगी मेरे अंदर कि मैं फिर भी पढ़ सकूँ और स्ट्रगल कर सकूँ। वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने अपॉर्च्युनिटीज़ देखनी है, अपनी ऑप्शंस देखनी है कि मेरे पास ऑप्शंस क्या-क्या अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अभी हम सीए की एग्जांपल को ले रहे हैं या हम सीएफओ की एग्जांपल को ले रहे हैं, तो आपने देखना है यार मैं अगर सीए नहीं कर सकता तो मैं क्या कर सकता हूँ एज ए सीएफओ बनने के लिए। आप कहेंगे आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, आपने अपनी गूगल खोल लेना है और उस पर आपने सर्च करना है हाउ टू बिकम अ सीएफओ ऑफ ए लिस्टेड कंपनी। तो आपको एसएससीपी क्या कहेगा, एसएससीपी कहेगा आपको ये 5 रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड हैं यार। आप उस रिक्वायरमेंट को देख लें यार, ये 5 रिक्वायरमेंट मेरी किस ऑप्शन के अंदर पूरी होती हैं। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं कर सकता, आप जब आपको गूगल पे आप सर्च करेंगे तो गूगल आपको कहेगा कि यार आप एसीएमए भी कर सकते हैं, आप पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट भी कर सकते हैं, आप सीमा भी कर सकते हैं, आप एसीसी भी कर सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया या डिफरेंट कंट्रीज की जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है वो करके पाकिस्तान के सीएफओ बन सकते हैं। फिर ये तो एक ऑप्शंस है कि आपने इन ऑप्शन को सिलेक्ट, अब आपने से ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया जनाब कि मैंने सीए नहीं करना, मैंने एसीएमए करना है। एसीएमए क्या, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता दूं। पाकिस्तान में 3 रेगुलेटरी प्रोफेशनल बॉडीज हैं। एक है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी, दूसरी है एसीएमए जिसको बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, तीसरी है पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स, और उसके बाद इंटरनेशनल सीमा है, एसीसी है, आईसीएडब्ल्यू है। वो फिर बहुत हर कंट्री की अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी है, कॉस्ट मैनेजमेंट भी है, पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स भी है। उनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। अब ऑप्शन आपने जब सेलेक्ट कर लिया तो फिर आप मेंटली उस ऑप्शन के लिए तैयार हो जाएं। ये मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर ली, इसलिए मैंने एसीए में बनना है, तो अब मैंने एसीए में सीए नहीं कर सकता, ठीक है नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं एसीए में कर सकता हूँ। क्योंकि सीए करने के लिए आपको आर्टिकल भी करने पड़ते हैं, आपको 27 ईयर के ऊपर दोबारा जाके आपको आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी पड़ती है, और 12,000 रुपए के आर्टिकल आपको जो है ना 3-3.5 साल करने पड़ते हैं। वो जो 27 ईयर का लड़का होता है, लड़की होता है, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है वो लाइफ कि 27 के अंदर वो जाके फिर 12,000 के ऊपर आ जाए, क्योंकि 12,000 पे उसका ब्रेक बेटर नहीं चलेगा। उसके लिए उसको ज़रूरी है कि यार मेरे पास कुछ फंड्स भी होने चाहिए, मैं अपना घर भी चला सकूँ और अपने मामलात को भी सेटल कर सकूँ। तो ये ज़िंदगी की हकीकतें हैं जो हमें साथ-साथ लेके चलनी होती है। तो उसने फिर एसीए में जॉइन कर लिया। अब एसीए में जॉइन करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा, तो उसने अब अपने मेंटली तैयार कर लेना है यार कि मैं अब सीए नहीं कर रहा, मैं एसी से ही कर रहा हूँ, मैंने इसको करके रहना है। अपने ब्रेन को आप फ्रेश कर लें, ब्रेन को कहें यार जनाब ये ठीक है, मैं यही करूँगा। उसके बाद सारी एनर्जी जो बूस्ट योर एफर्ट्स जो है ना, वो सारी एनर्जी और एफर्ट्स जो है ना, वो सारी उसे सीमे को करने में लगा दें। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँ, आपका जो गोल अगर आप है, आप अपने गोल को वापस अपनी जगह पे पहुँच जाएंगे। गोल के बारे में आप लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट कहने का मतलब क्या है? स्मार्ट का मतलब है एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर एक्सेप्टेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टाइम, टी फॉर टाइम। ये 5 चीज़ें मुझे आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल में मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपने सारी कर ली होंगी, पहले पढ़ चुके होंगे। मैं इसको रिपीट करूंगा तो आपका लोगों का भी टाइम जाया होगा। बताने का मकसद ये है कि जब आप गोल अपना रीस्टेट कर रहे हैं, रीस्टेटमेंट उसकी कर रहे हैं, तो इन 5 चीज़ों को आपने फोकस में रखना है। पता चले, जो भी मैं पहले बात कर रहा था कि 27 ईयर के अंदर आपने शुरू कर दिया कि मैंने दोबारा से सीए करना है, तो अब आपने ये देखना है कि सीए करने के लिए मुझे 5 से 6 साल लग जाएंगे, आर्टिकलशिप भी करनी है मैंने, फिर उसके बाद मेरी 2 साल की प्रैक्टिस होगी, फिर जाके मेरी कोई वैल्यू बनना शुरू होगी। अब फ्रेश क्वालिफाइड सीए भी लोगों ने किया होता है, तो वो भी उसकी भी कोई वैल्यू उस वैल्यू नहीं आती जब तक उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसके साथ ज्वाइन नहीं करता। 3.5 साल के जो आर्टिकल्स होते हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूर देते हैं, लेकिन जब तक हम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं लेते, या जब सीए करके आपने जिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जाना होता है उसका एक्सपीरियंस नहीं लेते, तब तक आपके लिए वो फ्रूटफुल नहीं होता। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेंगे, तो मैंने आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दिया, बात कर लें आपके मैनेजमेंट के हिसाब से। मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए पास क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? आपके फाइनल ईयर होगा, आपको आपका जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है या आपका प्रिंसिपल है, वो आपको कहेगा जनाब आप क्या करना चाहते हैं, फाइनलाइज़ेशन, स्पेशलाइज़ेशन आपकी क्या है? आप कहते हैं जी मैंने फाइनेंस में करनी है, मार्केटिंग है, एचआर है, इंटरनेशनल बिज़नेस को देखना है, रूरल मैनेजमेंट को देखना है, या बिज़नेस एनालिस्ट बनना है, एग्री बिज़नेस मैनेजमेंट करनी है, सप्लाई चेन बननी है, एंटरप्रेन्योरशिप, फैमिली बिज़नेस करनी है, हेल्थ केयर करनी है। ये सारी की सारी पाकिस्तान में शायद अवेलेबल ना हो इसमें से, लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तान में मैनेजमेंट की कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। अब आपने इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर रहे हैं कि जनाब हमारे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। अब रीस्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये गाइड करना चाह रहा हूँ कि ये तो हमारे पास 10 ऑप्शन हैं, हम सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास फाइनेंस है। फाइनेंस आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके ज़हन में 4-5 बातें आती हैं, यार मैं फाइनेंस टीचर हो सकता हूँ,
मैं अकाउंटेंट हो सकता हूँ, फाइनेंशियल प्लानर हो सकता हूँ, अटॉर्नी बन सकता हूँ, या और 2-4 जो आप लोग बता सकें यार ये होती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फाइनेंस इतनी बड़ी फील्ड है कि इसके अंदर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपके पास आपने टारगेट किया था कि मैंने फाइनेंस अकाउंटेंट बनना है, आप नहीं बन सके, तो आपने परेशान नहीं होना। आपके पास ये 4 ऑप्शन नहीं है, आपके पास इसके अलावा बेशुमार ऑप्शन है। अब वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। अब जब फाइनेंस की बात करेंगे तो फाइनेंस फील्ड्स के अंदर एक बैंकिंग सेक्टर है, एक इंस्टीट्यूशन है, कॉर्पोरेट और पब्लिक अकाउंटिंग है। अब बैंक्स के अंदर देखें तो बैंक्स के अंदर कमर्शियल बैंक है, ट्रेड, सेल ट्रेड है, इक्विटी रिसर्च है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। अब इन 4 बैंकिंग सेक्टर की बात ही करें तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर फाइनेंस की पोजीशन बेशुमार पोजीशन है। उनके जो सेल प्रमोशंस के अंदर लोग होंगे, उनके एनालिस्ट होंगे, उनके रिस्क के लोग होंगे, कंप्लायंस के लोग होंगे, वो सारे के सारे आपके जो मैनेजमेंट की फील्ड के लोग होते हैं, जो एमबीए करते हैं या बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं, वो लोग होते हैं। जो फाइनेंस के लोग होते हैं, उनके वो सारे के सारे आपकी टीम के साथ बिल्डअप होते हैं। उसके लिए ये नहीं है कि आपके मैंने टीचर नहीं बने, ये नहीं बने, तो इसके अलावा आपके पास बेशुमार अपॉर्चुनिटी। तो आपने इसको डिसाइड नहीं होना कि यार मैंने फॉर एग्जाम्पल एक डिस्ट्रिक्ट कंपनी में जाना था, वो नहीं मिल सकी, तो उसके अलावा बहुत बेशुमार ऑप्शन है, वो हम डिस्कस करें। उसके बाद इंस्टीट्यूशन हैं, इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट इक्विटी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, रिसर्च है। ये जो इंस्टीट्यूशन की बात है, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको जरा डिटेल में समझाऊंगा कि व्हाट इज मीन बाय दिस। देन कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है, इन्वेस्टर रिलेशनशिप है, ट्रेजरी है, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिस्ट है। फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिस्ट बहुत अच्छी जॉब होती है। आप अब जो कंपनीज के जो बिजनेस की जितनी भी फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं वो एमबीए होते हैं, और फाइनेंस के लोग जो आप मैनेजमेंट की कोर्सेज करके आए होते हैं, बीबीए किए होते हैं, सारे के सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट वो होते हैं। क्योंकि आप लोगों का आईक्यू और आप लोगों का जो एनालिस्ट का थिंकिंग होती है, या उसकी जो आपकी बैकग्राउंड आपको तैयार किया जाता है, वो बहुत बहुत अच्छा होता है। इस वजह से वो सबसे सारे के सारे एमबीए जो होते हैं वो एनालिस्ट की पोस्ट में ज़्यादातर होते हैं। फिर पब्लिक अकाउंटिंग की अंदर बात है, ड्यू डिलीजेंस है, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी और वैल्यूएशन है। ड्यू डिलीजेंस का शायद आप लोगों ने किसी को इल्म ना हो, तो मैं आपको बता दूं। ड्यू डिलीजेंस होती है जब भी हम नया बिजनेस एक्वायर करने जाते हैं या कोई नई चीज़ हम करने का सोचते हैं, या कंपनी है सोचती है, तो सबसे पहला काम लीगल रिक्वायरमेंट या उनकी कोर्ट की रिक्वायरमेंट या उनकी बिजनेस अपनी जो इंटरनल रिक्वायरमेंट होती है वो ड्यू डिलीजेंस की होती है कि ड्यू डिलीजेंस करें अपने उस बिजनेस की जो वो अगले कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि फाइनेंस की टीम और सारी जो टीम होती है ना, मिल के एक रिपोर्ट तैयार करती है, और उस रिपोर्ट को वो शेयर करते हैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कि ये बिजनेस करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये इतना रिटर्न देगा और इस हमें बिजनेस को फायदा क्या होगा। उसके बाद फिर वो ट्रांजेक्शन एडवाइजरी हो रही है। ट्रांजेक्शन एडवाइजरी जो है वो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं 10 मिलियन की या 10 मिलियन की, 20 मिलियन की, तो उस एडवाइजरी उसकी एडवाइजरी होती है कि अब हम ये खरीदते हैं तो हम इसका रिटर्न कैसे आएगा, पेबैक कैसे होगा, जो आपने अपने कोर्सेज के अंदर पेबैक, रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने पढ़ा होगा। उसके बाद वैल्यूएशन है, ये भी फाइनेंस का लोगों का काम है। आप लोगों ने सुना होगा कि वैल्यूएटर्स होते हैं जो वैल्यूएशन करते हैं। जो वैल्यूएटर्स होते हैं वो जरूर वैल्यूएटर होते हैं, उनकी मार्केट में वर्थ होती है और उनको पता होता है कि इस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। लेकिन उसके पीछे भी आप देखेंगे तो वो एमबीए होता है या बिजनेस मैनेजमेंट का कोई बंदा होता है जो वो सारा काम कर रहा है। उसके बाद ये सारी की सारी फील्ड्स हैं, इनके अंदर ये वो फील्ड्स हैं जो मैंने जो 12, 13, 14, 15 जो मेन फील्ड हैं, इन फील्ड्स को आप एनालिस्ट करना सोचेंगे तो उस फील्ड के अंदर भी कुछ 10 15 इनकी ना चेन है कि आप किसी भी इसके अंदर जाएंगे तो उसके अंदर भी और भी 10 किस्म की जॉब्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने जो गोल अचीव नहीं होने का मसला नहीं होता, गोल को रीस्टेट करना बहुत जरूरी होता है। अब लोग क्या करते हैं, गोल अचीव नहीं हुआ तो उसको रीस्टेटमेंट की तरफ जाते ही नहीं है। वो कहते हैं यार ये अचीव नहीं हुआ तो सही, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले इंसान की जो है ना, ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि हार्ड वर्किंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्ड वर्किंग इन अ राइट वे इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हार्ड वर्क हैं तो इसका मतलब है आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन इन अ राइट वे तो आप कुछ अचीव कर सकेंगे। हार्ड वर्कर जो होता है, आपने देखा होगा बिल्डर्स, आपके घर के पास आसपास कोई ना कोई घर बन रहा होता है, वहाँ सुबह 8 बजे जो मिस्त्री होता है वो काम शुरू करता है और शाम 5 बजे 6 बजे वो काम करता रहता है। बहुत मेहनती होता है, लेकिन क्या करते हैं उसके साथ एक मजदूर भी लगा होता है। अब मजदूर क्या करता है, पूरा दिन वो ईंटें उठाता है, उसको सप्लाई करता रहता है, ईंटें देता है, उसको सप्लाई करता रहता है, और वो उसको दीवार वॉल बनाता रहता है। लेकिन उस अगर वो पूरे दिन जो वर्कर है वो पूरे दिन बहुत मेहनत कर रहा है और सारी सप्लाई कर रहा है, वो उसको समझना शुरू कर दे कि मिस्त्री क्या कर रहा है, तो मिस्त्री को जब वो काम समझेगा तो अपने आप को इम्प्रूव करके वो मिस्त्री पे ले जाएगा। और मिस्त्री का अगर काम इम्प्रूव करेगा अपने ठेकेदार से, तो वो अपने ठेकेदार से ले जाएगा।
इसी तरह फाइनेंस के लोग हैं, जब आप फाइनेंस की जॉब करते हैं इनिशियली आप लोगों को ट्रेनिंग एज ए ज्वाइन करवाते हैं, उसके बाद वो आपको कहते हैं जनाब असिस्टेंट मैनेजर फिर मैनेजर। वो क्यों हो रहा होता है? वो इसलिए हो रहा था कि आपकी एबिलिटीज जो होती हैं वो राइट वे के अंदर मूव कर रही होती है। आपने हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ उसको राइट वे में करना है। आप पता चले सुबह 8 बजे आ रहे हैं, शाम को 9 बजे आ रहे हैं, सारे वॉचर साइन करे जा रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि वॉचर को साइन करने के बजाय मेरे पास और क्या ऑप्शन है यार, मैं इस काम को रिड्यूस कर दूं। जब आप उस काम को रिड्यूस कर लेंगे वो आपका काम खत्म हो जाएगा। इट्स मीन कि आप अपने काम को फिर अप्रूव करेंगे ना, फिर आप किसी और नेक्स्ट काम के ऊपर चलेंगे। तो बेहतर है कि एफर्ट करें। हार्ड वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है जिंदगी के अंदर। एक बात याद रखिएगा, फाइनेंस के लोगों में अगर हार्ड वर्क नहीं है तो वो कामयाब नहीं है। बिजनेस मैनेजमेंट के लोगों में अगर हार्ड वर्क नहीं है तो वो कामयाब नहीं है। लेकिन हार्ड वर्क शुड बी इन अ राइट वे, तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे और राइट वे में नहीं होगा तो वो आपका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, सबसे जब मैंने फाइनेंस की बात की तो कुछ लोगों को स्टॉक शेयर्स, अब फाइनेंस की फील्ड में भाई उसको कोई जॉब नहीं मिली और कहीं भी उसको कुछ नहीं हुआ तो उसने भी परेशान नहीं होना। पाकिस्तान में फाइनेंस के लोगों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी या मैनेजमेंट के लोगों को बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। आपके पास 50,000 रुपये हैं, 25,000 रुपये हैं, आप अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लॉगिन क्रिएट करें, जो शेयर्स की को एनालिसिस करें कि शेयर की प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, कैसे मूव हो रही हैं, कैसे अप हो रही हैं, कैसे डाउन हो रही हैं, किसको शेयर को होल्ड करना है, किसको सेल करना है, वो सारी फिजिबिलिटीज जो है ना स्टॉक एक्सचेंज के पड़ी हैं। स्टॉक एक्सचेंज इट्स इंस्टीट्यूशन, वो तमाम उन लोगों को अप्लाई करता है जिनके पास अभी जॉब नहीं है। आप अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप जॉब हंट के ऊपर हैं और आपके पास टाइम है, स्पेयर टाइम है, तो 2 घंटे 3 घंटे आप इसको दें। स्टॉक शेयर क्या करेगा आपको, आप बैठे हैं, आपको सब कुछ बताएगा। आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल शेयर में ट्रेडिंग कैसे होती है, प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, तो वो सारे का सारा आप उसकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है कि जनाब शेयर खरीदना कब है, बेचना कब है, उसका रिटर्न क्या है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज की पढ़ना शुरू करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, इक्विटीज़ क्या होती हैं, अर्निंग पर शेयर क्या होता है। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि हर कंपनी की इक्विटी और अर्निंग पर शेयर के हिसाब से उसका शेयर मूव कर रहा होता है। फिर कुछ मार्केट के जो स्टॉक एक्सचेंज के जो नॉर्म्स होते हैं, जो प्लेटफॉर्म होते हैं, उसकी अपनी एक फोर्स होती है जो वो उसको बता रही होती है कि यार ये शेयर किस तरफ मूव कर रहा होगा। इस चीज़ को एनालिसिस करते रहें आप आस्ता 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 आस्ता, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप ना एक्सपर्ट हो गए। आपको शेयर मार्केट के आप लोगों को वो इल्म हो गया है जो किसी आम आदमी को नहीं है। क्योंकि शेयर मार्केट कोई साइंस नहीं है कि जो किसी को समझ ही ना आए। ये बहुत ईज़ी सी बात है। लेकिन इसको सिर्फ़ समझने के लिए आपको बिज़नेस मैनेजमेंट के लोगों के लिए बहुत आसानी है। क्योंकि बिज़नेस मैनेजमेंट के लोग सारा कुछ पढ़ के आते हैं, बिज़नेस मैनेजमेंट भी करके आते हैं। और डिफरेंट जो इदारे होते हैं या उसमें होते हैं, उसमें इंटर्नशिप और ये सारी चीज़ें वो करके आते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब वो स्टॉक एक्सचेंज या ऐसी जगहों पे जाते हैं तो उनको उसको नॉलेज अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत आसानी होती है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको स्टडी करें और देखें। उसके बाद जो है ना कोई क्वेश्चन हो, कुछ किस्म का हो, तो आप सबा को ट्रांसफ़र करें, वो मुझसे डिस्कस कर लेगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये गाइड करूँगा कि जब रीस्टेटमेंट की तरफ आप जाएँ तो बहुत ज़रूरी है कि अपने मेंटली आपको अपने आप को प्रिपेयर करके रखें कि यार अब मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है तो मेरे पास ये दूसरी क्या ऑप्शन है। या मैं लेफ्ट एंड पे जा रहा था और अब मेरा लेफ्ट हैंड ब्लॉक हो गया है, तो मुझे फिर ज़रूरी सोचना चाहिए कि मेरे राइट हैंड पे एक ही दरवाज़ा है कि मेरे पास 4 दरवाज़े हैं। हो सकता है वहाँ पे एक ही दरवाज़ा हो, लेकिन एक दरवाज़े के बाकी भी 4 डोर होते हैं। तो हमेशा बहुत ब्रॉडर सोचें, ना कि स्पेसिफिक सोचें यार कि ये बस फील्ड खत्म हो गई है। सम टाइम क्या होता है कि जैसे डॉक्टर्स हैं, बड़ी स्पेसिफिक फील्ड है। क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं पाकिस्तान में या दुनिया में हाईली पेड जॉब्स कहलाती हैं। अब क्या हुआ कि डॉक्टर ने टेस्ट दिया, जो इनका एफआर जो भी टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट होता है। एंट्री टेस्ट हुआ, उसने नंबर लिए थे एफएससी में 1100 या 1095 और एंट्री टेस्ट में उसके नंबर आ गए 450, तो उसका एवरेज हो गया नील। जब एवरेज नील हो गया तो उसको किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। उसको प्राइवेट कॉलेज में भी उसमें एडमिशन मिला जो बहुत लो कैटेगरी का था। अब बच्चा क्या हुआ, बच्चा हो गया डिस्चार्ज। अब वो कहता है यार मैं तो डॉक्टर नहीं बन सकता, या मैं वो डॉक्टर बनूंगा जो किसी काबिल नहीं होगा। तो उस वक्त जरूरी है कि उसको रीस्टेटमेंट करनी है अपने गोल की। अब उसका गोल क्या था, उसका डॉक्टर बनना उसका गोल था। अब उसको या तो उसने उसको कहना है कि यार मैंने डॉक्टर ही बनना है, मैं छोटे कॉलेज से बनूंगा, मेहनत करूंगा और स्पेशलाइजेशन कर लूंगा। ये एक रीस्टेटमेंट होती है कि फॉर एग्जांपल आपको हमारे वहाँ लाहौर के अंदर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल, उसमें एक जिन्ना हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। आप कहते हैं मुझे जिन्ना हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिली फॉर एग्जांपल, तो आप ये कहेंगे अब जिन्ना हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिली
तो आपको डॉक्टर नहीं बन सकेंगे अच्छे, नहीं आप कहेंगे यार मैं छोटा जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है उससे मैं मेडिकल करके और फिर मैं स्पेशलाइजेशन करने लंदन चला जाऊँगा। इसी तरह फाइनेंस के लोग हैं, आप लोग फाइनेंस में कहते हैं जी मैंने स्पेशलाइजेशन करनी है, मैंने कंपनी का सीएफओ बनना है या मैंने कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर बनना है, तो उसके लिए आप पाकिस्तान में लगे रहे, आप सीए नहीं कर सके या जो है बिज़नेस मैनेजमेंट के जो कोर्सेज़ थे उस लेवल की आपकी सर्टिफिकेशन नहीं आ सकी, तो आपने उसके लिए अपने आप को तैयार करने के, वो नहीं आए तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? तो वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप लोगों को अगर रीस्टेटमेंट आप करना नहीं सीख सकते तो ज़िंदगी गुज़ारना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ज़िंदगी तो प्लस माइनस चलती रहती है, एक स्टेयर्स है, आप स्टेयर के ऊपर चढ़ेंगे पता चलेगा स्टेयर का जो है प्लेटफ़ॉर्म पे चढ़ेंगे तो पता चलेगा ये प्लेटफ़ॉर्म तो बंद है, फिर आपको उतरना पड़ेगा नेक्स्ट वाले प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये रीस्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके आगे हम चलते हैं। हेलो, सारा, सबा? जी जी, I'm here. ओके। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया के अंदर अगर हम देखते हैं, तो प्रोफ़ेशन कौन से प्रोफ़ेशन हाईली पेड है? ये आपको बताने का मकसद ये है कि पता हो कि दुनिया के अंदर कौन से प्रोफेशन कितना कमा रहे हैं या उनकी रैंकिंग क्या है या उनका फाइनेंस क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये हर तरह से जो ग्लोबल एनालिस्ट हुआ था 2018 में उसकी रेटिंग्स हैं। डॉक्टर को उन्होंने कहा कि आउट ऑफ 14 उनकी रैंक होगा तो 11.6 है, लॉयर 9.5 है, इंजीनियर 9.1 है, हेड ऑफ जो टीचर्स है दुनिया में हार्डली पेड 8.1, फोर्थ नंबर के ऊपर हम लोग टीचर को दुनिया हम करती है। उसके बाद ये दुनिया ओवरऑल ग्लोबल रेटिंग है नॉट इन फॉर द पाकिस्तान। पुलिस है, फिर नर्स है, फिर अकाउंटेंट्स है। अब 7 नंबर पे हम अकाउंटेंट्स आते हैं और हम अगर अपनी कैटेगरी यूज करें तो हम 7, 8, 9 इन तीनों में हमारी कैटेगरी आती है। मीन्स आउट ऑफ 10 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पे हम फर्स्ट 10 कैटेगरीज में से हम 30% हमारा रोल है बिजनेस मैनेजमेंट का। आप डॉक्टर को देखें तो वो 10% है, लॉयर को देखें तो वो भी 10% है, इंजीनियर को देखेंगे वो भी 10% है, हेड ऑफ टीचर्स 20% हमने इस रेटिंग के अंदर है, पुलिस 10% है, डॉक्टर और नर्स को मिला लें तो 20% बनता है, लेकिन अकाउंटेंट्स और मैनेजमेंट्स को मिला लें तो वो 30% बनते हैं। मीन्स कि आपके पास दुनिया का 30% प्रोफेशन के लिए जगह है, तो सबसे ज्यादा जगह तो आप लोगों के पास है। मतलब बिजनेस मैनेजमेंट के लोगों का अगर देखा जाए तो वो हम अगर हम कहेंगे 100 बंदों में से 30 लोग वो होंगे जो जॉब कर रहे हैं वो बिजनेस मैनेजमेंट की जॉब कर रहे हैं, जो है ना वो आपको ये जो पोजीशन है वो क्या है ग्लोबली। मुझे असल में कॉल आ गई थी दरमियान में, मैं उसको डिस्कनेक्ट कर रहा था, सॉरी। तो ग्लोबली आपकी जो पोजीशन है वो आउट ऑफ 100 अगर आपके पास प्रोफेशन है तो उसमें 30% तो आप हैं, तो इसलिए आपको रीस्टेटमेंट करना बहुत आसान है। एक प्रोफेशन नहीं सिलेक्ट हुआ तो आप दूसरे में जा सकते हैं, दूसरा नहीं हुआ तीसरे में जा सकते हैं, लेकिन वो आपकी फील्ड में रहेगा और आपके सारे के सारे जो टारगेट्स हैं वो आपको उसको अचीव करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए था कि हम किस ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो इसलिए इस स्लाइड को मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आपको पता हो कि आपकी जो बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड है, अक्सर लोगों से आप डिस्कस करते होंगे, वो ये कहते होंगे आपसे यार आपने एमबीए ज्वाइन कर लिया, आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे, क्योंकि उनको ये नज़र नहीं आ रहा होता कि यार कि ये जो बिजनेस मैनेजमेंट के लोग हैं ये कहाँ सेटल डाउन होंगे, किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में जो बच्चा एफएससी करके निकलता है तो दो बातें होती हैं, इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। दुनिया में क्योंकि ये दो प्रोफेशन वो इसलिए आप लोगों से भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं यार अब आपने ग्रेजुएशन कर लिया या एफएससी कर लिया तो अब आपने क्या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो आप जो भी लोग आपके साथ हैं या लोग जो बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर हैं या जो उस वेबिनार में हैं या उसके अलावा भी जो लोग हैं, आप उनको ये बताएं कि भाई 30% दुनिया में हम लोग हैं, तो हमारे लिए आसानी है रीस्टेटमेंट करना भी, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस शिफ्ट करना। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो बिजनेस मैनेजमेंट के लोग होते हैं आप अगर उनको देखें, जो सीईओस होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन बीबीए होगी या एमबीए होगी। आप पूरे अक्रॉस द बोर्ड आप सर्च कर लें, 80-70% लोग बीबीए एमबीए होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी एबिलिटीज़ जो जब बीबीए एमबीए कर लेते हैं तो उनकी एबिलिटीज़ इस तरह बिल्ड हो जाती हैं कि वो बिजनेस करने में उनको बहुत आसानी होती है और उसको प्रॉफिट जनरेशन उनके लिए बहुत आसान हो जाती है। अब दुनिया के अंदर क्योंकि मैं तो 700 750 800 कंपनियां लिस्टेड कंपनियां पाकिस्तान के अंदर, तो उनको अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर भी 700-800 के जो मैं एनालिसिस आपको एनालिसिस कर रहा हूँ, एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि उसमें 60 से 70% लोग जो भी हैं सीईओ डायरेक्टर जो हैं कंपनी के मालिकान हैं वो एमबीए और बीबीए हैं। वो इसी वजह से हैं कि वो जो हम बीबीए और एमबीए में मैनेजमेंट की कोर्सेज पढ़ते हैं और अपने आप की एबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं, तो वो उसकी वजह से हमें वो फ़ायदा होता है।
तो रीस्टेटमेंट बहुत आसान है आप लोगों के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक गोल अचीव नहीं हुआ तो आपने अगला गोल आप कहेंगे यार मैंने डायरेक्टर मार्केटिंग बनना था या मैंने डायरेक्टर एचआर बनना था, मैं नहीं बन सका। तो उसके लिए रीस्टेट कर लें, अपनी मोटिवेशन अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम कर लें, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। किसमें इंसान में बहुत अच्छी खुदा गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज होती हैं, कुछ में नहीं होती। तो वो आपकी एबिलिटीज जो अगर आपकी लेकिन अल्लाह ने सब इंसानों को ये नहीं किया कि एक इंसान में बहुत ज्यादा कुछ भर दिया, एक में कुछ कम भर दिया, लेकिन हर इंसान की अपनी एक एबिलिटीज है। हर इंसान जो है एक साइकिलिस्ट आप देखेंगे तो बहुत अच्छा साइकिलिस्ट होता है, एक बहुत अच्छा अकाउंटेंट होता है, तो वो उसकी एक इंटरनल बिल्ट इन फॉल्ट वो होती है। आपने अपनी जज करनी है कि मेरी बिल्ट इन एबिलिटीज क्या है। तो ओवरऑल कहने का मकसद यही था कि रीस्टेटमेंट करने के लिए आपके पास बहुत बड़ी जगह है। 30% आपके वर्ड पड़ी है, आप किसी भी 30% के अंदर मूव कर सकते हैं। अगर इंजीनियर फॉर एग्जाम्पल को अगर रीस्टेटमेंट करनी है तो उसके पास सिर्फ 10% पोर्शन है, वो अपनी उसी 10% के अंदर घूमेगा, उसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सभा, एनी क्वेश्चन आंसर्स कोलीग्स करना चाहें या डिस्कस करना चाहें, आई एम अवेलेबल। किसी को क्वेश्चन पूछना है कोई तो वो पूछ सकते हैं। नाउ यू कैन गाइस स्टार्ट। आई गेस किसी ने हैंड रेस की। जी सब, एनीथिंग एल्स? आई गेस किसी ने हैंड रेस किया है मेरे ख्याल से। आयशा इकराम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Okay. Hello, sir. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम आयशा, हाउ आर यू? Yes, sir, I'm fine. Sir, actually, my question is कि आपने अपना करियर किस तरह से रीस्टेट किया, और बिकॉज आपने ये चूज़ कैसे किया कि आपको CFO ही बनना है, या आपको कभी ऐसी डिफिकल्टी हुई कि आपने कुछ और चूज़ किया हो फिर बट आप वो नहीं बन पाए तो आप इस फील्ड की तरफ आए, या आपने ये प्रोफेशन चूज़ किया? सो ये मेरा क्वेश्चन है। असल में मैं इसका तो आंसर यही दूंगा कि मैं बचपन से जब मेरी वैसे में फैमिली जो है वो सारी अकाउंटेंट्स की फैमिली है। भाई मेरे 2 अकाउंटेंट हैं, फादर मेरे अकाउंटेंट थे। तो हमारी फील्ड में थोड़ा फाइनेंस भरा हुआ था। तो जब मैं मैट्रिक किया तो मैं जब कहना चाहिए 8th में था, बल्कि 8th ग्रेड में जब मैं था तो मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक था। तो क्योंकि मेरे फादर डिफेंस ऑडिट में थे, अकाउंटेंट थे, लेकिन डिफेंस ऑडिट के अकाउंटेंट थे। तो डिफेंस ऑडिट होता है जैसे आपका लोकल ऑडिट्स होते हैं, जैसे हम ऑडिटर हैं या मेरे ऑडिटर हमारी कंपनी के ऑडिटर्स होते हैं, इस तरह गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के भी ऑडिटर होते हैं। तो मेरे फादर जो थे डिफेंस ऑडिट में थे, तो मुझे डिफेंस से बहुत प्यार था। बचपन में शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हर बच्चे को ये सिखाया जाता है कि यार पाक आर्मी जिंदाबाद। तो मुझे पाक आर्मी बहुत जिंदाबाद हुआ करता था। तो मैंने 8th ग्रेड में उनका काकूल का टेस्ट होता है, तो वो मैंने टेस्ट दिया तो मैं पास नहीं कर सका। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट दिया तो मैं टेस्ट पास कर गया। मैं फिर जो इंटरव्यू मेरा हुआ तो इंटरव्यू में फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मेडिकल में जाके, और मेडिकल में 3 दिन वहाँ काकूल रहना पड़ता है और थोड़े से जो एक्शन होते हैं या टास्क होते हैं परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो वो नहीं परफॉर्म हो सके तो मैं रह गया। उसके बाद मेरी मैट्रिक हुई तो सडनली फादर की डेथ हो गई। ऑप्शंस सामने नहीं नजर आ रही थी कि यार ऑप्शंस क्या हैं। अब मैं आर्मी में तो नहीं जा सकता था, तो मैंने कहा मैट्रिक हो गया है तो करना क्या है। तो जब मैट्रिक हो गया तो फिर मैंने उसी दिन ये सोचा कि यार मुझे ना फाइनेंस की फील्ड अख्तियार करनी चाहिए, जो ओवरऑल मेरे घर में भी थी और मुझे पास एक्सपीरियंस भी था। तो मैंने नॉलेज लिया और मैंने फिर उस फाइनेंस की फील्ड पे वर्किंग कर दी, स्टार्ट कर दी। सबसे पहले क्या किया कि एफएससी स्टार्ट करते ही इमीडिएटली मैंने पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स ज्वाइन की, और साथ ही मैंने ग्रेजुएशन अपनी ज्वाइन की। 2 कोर्स मैंने एक साथ स्टार्ट किए। सुबह मैं बीकॉम करता था और शाम को मेरी पब्लिक फाइनेंस अकाउंट की क्लासेस होती थी। तो 2 कोर्स स्टार्ट करने से जब मैंने ज्वाइन किया तो फिर मुझे ख्याल आया पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट में, क्योंकि लोग वहाँ सारे के सारे अकाउंटेंट्स थे तो मोटिवेट होते थे। और मैं देखता था कि सारे जो टीचर हैं, जो लोग आ रहे हैं मुझे पढ़ाने, वो कोई फाइनेंस डायरेक्टर है, कोई CFO है, कोई फाइनेंस मैनेजर है, इंडस्ट्री के अंदर है, और बड़े अच्छा नॉलेजेबल और बड़े रिस्पेक्टेबल जॉब। और फिर जो आपका जो CEO होता है या ओनर होता है, वो आपको इज्जत के लिए वो आपको कंधों में बिठा लेता है कि यार मेरा अकाउंटेंट है। मींस कि जो अकाउंटेंट्स होते हैं, दे आर द बैकबोन ऑफ द एवरी कंपनी।
अगर किसी कंपनी में अकाउंटेंट अच्छा नहीं है तो उसकी समझने उसका गलती उसकी अकाउंटेंट की होती है कि उसका अकाउंटेंट अच्छा नहीं होता। तो फिर वहां से मैं मोटिवेट हुआ, तो मैंने जिस दिन अपना डिग्री कंप्लीट की तो मैंने ये सोचा कि हम उस वक्त मेरी सैलरी भी जो थी बिलो 30K थी। तो उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके 10 साल हो गए में ज्वाइन किया था, इतनी ज्वाइन किया। उसके बाद चलता रहा। तो मैं 2014 तक, मतलब 2010 से लेकर 2014 तक मैंने इतनी मेहनत की, तो कंपनी ने मुझे 2014 में प्रमोट करके CFO बना दिया कंपनी का। तो ये आपकी एफर्ट और आपकी एबिलिटीज के ऊपर होता है कि आप लोग किस तरफ मेहनत कर रहे हैं। मैंने ये बात कही कि हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है, इसके बगैर कुछ नहीं होगा, लेकिन हार्ड वर्क इन अ राइट वे वो बहुत जरूरी है। जब हार्ड वर्क आप इन अ राइट वे करेंगे तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह में आपको जो है ना वो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको अचीव करा देता है। मैंने मेरी अपनी बात एग्जांपल होते हैं, तो मैंने जैसे फाइनेंस ज्वाइन की थी तो मैंने कहा था मैंने लिस्टेड कंपनी का CFO बनना है, क्योंकि आप जब इस फील्ड में आएंगे तो आपको पता चलेगा लिस्टेड कंपनी का CFO बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल काम है। जी थैंक यू आयशा, अब मेरे ख्याल में आपका एड्रेस हो गया क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू सो मच। रबाब, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, रबाब कैसी हैं आप? फाइन सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने जो मतलब ये CFO बनने में क्या क्या डिफिकल्टीज आपने देखी और किस तरीके से सर उसे मैनेज किया, कैसे कंट्रोल किया, ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहली जो डिफिकल्टी होती है वो ये होती है कि आपकी क्वालिफिकेशन अचीव होनी चाहिए। दूसरा आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने फर्स्ट मेरे जो कंपनी ने प्रपोजल भेजा था वो 2013 में भेजा था, SCCP को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उतना अभी तक अचीव नहीं हुआ था। 2013 में था एक्सपीरियंस आपका 4 ईयर का लिस्टेड कंपनी का होना चाहिए वर्किंग का, मेरा नहीं था, लेकिन कंपनी ने चाह रही थी कि मैं बन जाऊं, तो कंपनी ने SCCP को रिक्वेस्ट की तो वो पॉसिबल ना हुआ। SCCP ने कहा नहीं जी नहीं, आपका एक्सपीरियंस कम है लड़के का, तो आप अपना एक्सपीरियंस जो उस बंदे को रिकमेंड करें जिसका एक्सपीरियंस पूरा हो। तो एक्सपीरियंस के लिए आपको अचीव करने के लिए जो है ना, एक्सपीरियंस अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, फिर आपको ये अचीव होता है। तो मुझे अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को दोनों को मेंटेन रखना था, तो वो बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए ये मुझे डिफिकल्टी ज़रूर आई थी कि मुझे दिन रात काम करना पड़ता था, लेकिन ये था कि अब अल्लाह का शुक्र है कि अब सैटरडे संडे सुकून से रेस्ट करते हैं और शाम को सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 7 बजे तकरीबन घर आ जाते हैं सुकून की लाइफ। जी जी सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मंशा क्या हाल है, कैसी है? मिंशा नाम है, सॉरी। यमुना। अच्छा यमुना, सॉरी। सर टेल मी अ टाइम यू मेड अ मिस्टेक, मतलब आपसे मिस्टेक हुई हो फिर वहां पे आपने कैसे कोप अप किया, आइडिया दे दें जरा इस बारे में। मिस्टेक्स इंसान से हर एक से होती हैं, कि ये नहीं है कि इंसान कोई गलती करता ही नहीं है, लेकिन मैं आपको अकाउंटेंट्स से ना मिस्टेक्स बहुत कम होती हैं, क्योंकि अकाउंटेंट को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि वो इतने वो एक्सपीरियंस से गुजर चुके होते हैं कि उनसे मिस्टेक होना बहुत कम होती है। मिस्टेक शायद ज़िंदगी में मेरी ये थी कि मैं जो जॉब स्विच नहीं कर सका अपनी, करनी चाहिए थी मुझे। मैंने फर्स्ट टाइम सोचा कि जॉब स्विच करनी चाहिए, लेकिन वो मेरी कंपनी ने मुझे रिटेन कर लिया, तो वो मुझे इनिशियली कर लेनी चाहिए थी, वो नहीं की। उसके बाद अब जब 10 साल हो गए कंपनी में, अब मेरा कंपनी को छोड़ने को दिल नहीं करता, ना कंपनी को मुझे छोड़ने को दिल करता है। तो ये शायद मिस्टेक है, मुझे किसी और कंपनी को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए था। वो एक कैरियर में मुझे फील होता है कि यार वर्सटाइल एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। पाकिस्तान में जो फील्ड होती है CFO या फाइनेंस की फील्ड होती है, अगर किसी बंदे ने मैन्युफैक्चरिंग में अकाउंटेंसी कर ली है या वहाँ पे अकाउंटेंट है, तो उसने ओवरऑल सब सीख लिया। इसलिए यही वजह थी कि मैं मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ा नहीं। ये मिस्टेक थी मेरी, जो मैं उसको कर भी नहीं सका कन्वर्ट, क्योंकि ऐसी कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिसको आप नहीं कर सकते। लेकिन अभी मैं कोशिश ये है कि इंशाल्लाह कभी ये हुआ तो फिर कंपनी असल में ग्रो करती रही, डिफरेंट सेक्शन उसके होते रहे। ऐसी कोई मिस्टेक नहीं थी जो मैं उसको करता और फिर ये बस मेरी मिस्टेक थी और अभी भी है जिसको मैं अचीव नहीं कर सका। लेकिन ऐसी कोई मिस्टेक रही नहीं जिसको मैं, ऐसी कोई गलती की हो जिसको मैंने कवर कर लिया, वैसा अल्लाह का शुक्र है कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई इवेंट नहीं आया। छोटी छोटी गलतियाँ चलती रहती हैं, कोई आपकी कैलकुलेशन ये वो गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप उसको फ़ौरन कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। मतलब ये मिस्टेक आपके लिए अच्छी साबित हो गई।
कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मंशा। जी मंशा। सर आई वांट टू आस्क कि अकॉर्डिंग टू यू वैसे तो सब पे खुद ही होता है कि आप अपनी एबिलिटीज को देख के अपना करियर को चूज करें। हेलो। हेलो। हाँ जी मंशा, आपकी जी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, बताइए क्या कह रही थी? जी जी मैं कह रही थी सर जो अपनी करियर चूज करें, लेकिन आपके अकॉर्डिंगली बीइंग अ गर्ल व्हाट इज द बेस्ट करियर बट वी हैव सॉरी टू मंशा, आपकी आवाज कट गई है दरमियान में। व्हाट इज चूज द अ बेस्ट करियर वी शुड हैव टू देखो मैं आपको ये बात समझा रहा था एक चूज बीइंग अ गर्ल। बात कि गर्ल्स और बॉयज का जो कॉन्सेप्ट था कि गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंट जॉब्स करनी चाहिए। आजकल जो फाइनेंस और मैनेजमेंट की जॉब है उसमें तो इक्वलिटी चलती है। अब फाइनेंस के अंदर जो जैसे सीए में पहले लड़कियां नहीं आती थी, मसले मसाइल नहीं है, सीए की लड़कियां यहाँ पे बेशुमार हमारे पास भी हैं और दूसरी इंडस्ट्री में जॉब भी कर रही है। इसी तरह मैनेजमेंट की जॉब में देखें तो अब तो मैंने देखा कि लड़के कम पढ़ते हैं और लड़कियां मैनेजमेंट की जॉब ज़्यादा कर रही होती हैं। पिछले दिनों मेरी किसी मीडिया कंपेन वाले लोगों से बात थी तो 8 लोग थे और 8 में से 6 जो थी वो लड़कियां जो मीडिया कंपेन को हेड कर रही थी। तो आपके लिए तो दुनिया ओपन है, आप मैनेजमेंट का कोई कोर्स भी करें, कुछ भी करें, आपको कोई मसला नहीं है कि आप लड़की हैं तो मैं ये नहीं कर सकती। बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आपकी टाइमिंग बेस्ट होती है। आपका सुबह 9 बजे ऑफिस होता है, 7 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है, आपको कोई मसला मसाइल नहीं है। बिजनेस मैनेजमेंट की जॉब करने में या किसी और जॉब करने में किसी लड़की को भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड पहले आज से 5 साल या 10 साल पहले वर्ल्ड थी, वो वर्ल्ड चेंज हो चुकी है। अब आप इस दुनिया के अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा हर लड़की यहाँ जॉब करती है। मैं आपको चाइना की एग्जांपल दूं, हमारे पास चाइना से हमारा जो रिपब्लिक ऑफ चाइना, उससे हमारा बहुत काम होता है, हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। उस रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर मैं विजिट किया था, तो जिस कंपनी में गया वहाँ पे 80% जो थी गर्ल्स थी जो वहाँ पे विजिट चला रही थी। इवन के वो असेंबलिंग जो ऑटोमोबाइल की असेंबलिंग होती है, असेंबलिंग सेक्शन के अंदर भी मेजॉरिटी थी वो गर्ल्स थी। क्योंकि काम तो मशीनों ने करना है या जो इंसानों ने करना है, उसको तो प्लानिंग करनी है ना। प्लानिंग के लिए गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और उनका जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे आते होते हैं। तो आप ये मत सोचेंगे आपके लिए ये बेस्ट है या वो बेस्ट है। आप मैनेजमेंट में जो आपको पसंद है आप वो करें, बाकी अल्लाह मियाँ जो है ना वो आपके सबब खुद बनाना शुरू कर देगा। आप इस बात को वरी छोड़ देंगे मेरी लड़कियों में ये काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी है तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सुबह 9 बजे आपने जाना है, कम समटाइम आपने 10-11 बजे भी आना होता है। तो मेरी कुछ दोस्त हैं जो दूसरे केएसपी पम्प में एक अदन है, मेरी दोस्त बड़ी अच्छी है, लेकिन वो उसका कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं है, वो 7-8 बजे आ जाती है, किसी एक दिन लेट सिटिंग भी कर लेती है। तो वो आप जब इस फील्ड में आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई ऐसा मसले नहीं है कि आप ये जॉब नहीं कर सकते या वो जॉब नहीं कर सकते। आपके लिए दुनिया खुली है, आपने जो सोचना है कि मैंने ये करना है, आप मैनेजमेंट की फील्ड में जो मर्जी करें, कोई ऐसा मसला नहीं। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू। I guess no more questions. अच्छा एक और है, ज़ैनब को है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर मेरा सवाल ये था कि मैंने जो है सोचा है कि अपना बैचलर जो है मार्केटिंग से करूँ और अपना एमबीए जो है सप्लाई चेन से करूँ, तो मुझे इसका फ्यूचर में फ़ायदा होगा? देखिए आप 2 चीज़ों को आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। अब ये जो मैं बात कर रहा था कि आपने गोल जब सेट करना है तो वो गोल को की डायरेक्शन को तो सेट करना है ना। आप एक तरफ मार्केटिंग जा रही है, दूसरी तरफ सप्लाई चेन में जा रही हैं। मार्केटिंग और सप्लाई चेन लिंक तो करती है, लेकिन आपका जो ग्रेजुएशन के अंदर सप्लाई चेन नहीं है या लॉजिस्टिक्स होगा आपका या एमएम वैसे होगा। हमारी यूनिवर्सिटी में मेजर में सप्लाई चेन नहीं आया है। अच्छा, और जो आप जब मास्टर्स करेंगी वो भी इसी यूनिवर्सिटी से करेंगी? नहीं, मास्टर्स का तो अभी प्लान नहीं है यहाँ से करने का। हाँ, तो अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपकी अगर आप मार्केटिंग करती हैं तो फिर हम देखो, मैं जो लड़कियाँ अभी जो पिछले क्वेश्चन वो कर रही थी आपकी जो कोलीग हैं, लड़कियाँ मार्केटिंग के अंदर बेस्ट होती हैं कि किस वजह से, क्योंकि उनके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। अब आपको अगर मैं एग्जांपल दूँ, आपकी एमजी पता नहीं कराची में आई है नहीं आई, ऑटोमोबाइल का मैं बंदा हूँ तो मुझे तो ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट रहता है। तो एमजी गाड़ी लॉन्च हुई है, उसकी सारी की सारी मीडिया टीम जो है वो लड़कियाँ,
उन्होंने इतनी जबरदस्त किस्म की मार्केटिंग की है यहाँ लाहौर के अंदर कि गाड़ी 55 लाख की गाड़ी को 70 लाख का बेच दिया। ये मार्केटिंग टीम का कमाल होता है। सप्लाई चेन बहुत अच्छी फील्ड है उसमें, लेकिन सप्लाई चेन की जो होती है ना वो बैक डोर होती है, मतलब वो आपके स्क्रीन के पीछे ही लोग काम कर रहे होते हैं। हमेशा मेरा जो ओपिनियन रही है वो मैंने कहा है कि स्क्रीन के सामने काम करें ताकि सबको पता चले कि आप कर क्या रहे हैं। तो बेहतर अगर मार्केटिंग ज्वाइन कर रही हो तो एमबीए में भी मार्केटिंग रखो, और अगर सप्लाई चेन रखनी है तो फिर ग्रेजुएशन में भी लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन के जो टॉपिक्स हैं उसको ज्वाइन करो, क्योंकि एक टॉपिक रखेंगे तो आपके लिए फायदा है, वरना आप दोनों में ना जंबल अप होते रहेंगे कि मैंने लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। तो यही वजह होती है कि लड़कों या लड़कियां जो होती हैं आगे जाके उनको प्रॉब्लम फील हो जाती है। एक टारगेट अचीव कर लें, क्योंकि ये ग्रेजुएशन जो होता है यहाँ पे आप टारगेट सेट करना बहुत जरूरी होता है, तो उस टारगेट को सेट करें और उसके ऊपर ही मेहनत करें। अब आप मार्केटिंग और सप्लाई चेन में कंफ्यूज रहेंगी तो हमेशा ये प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी। या तो सप्लाई चेन रख लें या मार्केटिंग रख लें। तो मैं ये कहूँगा कि उनसे जो मैच होते हैं ना टॉपिक्स, उसकी तरफ आप वर्क करें अगर आप यूनिवर्सिटी में वो कोर्स नहीं है, क्योंकि इनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मेजॉरिटी जो होते हैं वो सेम होते हैं, 2-3 का फर्क होता है। तो जो 2-3 में जो फर्क है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई गेस वी आर आउट ऑफ टाइम। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है दे कैन आस्क मी पर्सनली, आई विल फॉरवर्ड इट फॉर यू। और at the end of the session, Miss, I can give you last 2 minutes if you want. Thank you, Sabah. Thank you for giving me a chance. First of all, I'm very much thankful and to Mr. Atif Rao for sharing your valuable experience, your knowledge with us. It's really matter to us, sir, कि आपने जो है इतने अच्छे तरीके से जो है हमें गाइड किया है कि हम जो है अपने फ्यूचर के हवाले से, मतलब हमारे स्टूडेंट्स और हम लोग जो है वो अपने फ्यूचर को प्लान कर सकें। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल ऑफ योर्स, और आई होप सो कि मेरे स्टूडेंट्स ने और हम सब ने जो है वो कुछ लर्न किया होगा इस हवाले से कि हम अपने जो हमारी एम्बिग्यूटीज थी रिगार्डिंग आवर फ्यूचर कैरियर गोल्स, तो हम उसको क्लियर कर सकेंगे। वंस अगेन सर, आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर योर प्रीशियस टाइम यू शेयर विद अस, एंड आई एम होप फॉर द बेस्ट फॉर यू ऑल्सो सर, कि आप और तरक्की करें, और इंशाल्लाह इन नेक्स्ट हम आपको जो है अपने कैंपस में देखें, आपके साथ जो है वो वन ऑन वन, यानी कि इन ऑडिटोरियम हम आपके साथ मौजूद हो। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज नाउ कि हम स्क्रीन्स पे बैठे हुए हैं आजकल बिकॉज ऑफ कोविड, बट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि मैं आप लोगों से, यानी कि मेरे सारे स्टूडेंट्स, हम लोग आपके साथ इंटरेक्ट करें। सो आई ऑल्सो इनवाइट यू व्हेनेवर यू आर कराची, तो आप हमारी यूनिवर्सिटी और अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस और जो है वो हम हमारे साथ शेयर करें। वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच। Thank you everyone for thank you very much. Thank you sir. Thank Everyone, you for thank you very joining. much. You Sabah. जी, it's an end. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.